हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी मैराथन, वन शॉट मैराथन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें आपके ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो सारे कवर हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इस एक वीडियो में मात्र। ठीक है, बकाया मुझे थोड़ी सी सर्दी है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। इसके बाद मैं आपके सीधे क्वेश्चंस पर लेकर चलती हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पूछे जा रहे हैं आपसे, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, और पुर्तगाली में कौन आया था 1498 में। 1498 में कौन आया था बताओ, 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, ये क्या था, ये कहाँ से आया था, कहाँ से आया था ये देखो। ये इसने क्या किया, जैसे कहते हैं आप लोगों को, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि यदि अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, तो ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने क्या किया है, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की है। किसने, वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत की खोज 1498 में जब वास्को डी गामा आया भारत, तब उसने की है। ठीक है, भारत तो पहले भी था। ठीक है, पहले भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, मतलब पहले भी विदेशियों को भारत की जानकारी थी। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बताया आपको। आपका सही आंसर इधर पर पुर्तगाली हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि भारत में कौन कौन से आए हैं यूरोपीय कंपनियों का, अगर हम बात करें तो पहले तो पुर्तगाली आए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके डच आए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर आपके कौन आए हैं, डच आए हैं। तीसरे नंबर पर आपके कौन आए हैं, ब्रिटिश आए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आपके डेनिश आए हैं। कौन आए हैं, डेनिश आए हैं। चौथे नंबर पर आपके डेनिश आए हैं। ठीक है, और पाँचवें नंबर पर कौन आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं। ये आपकी यूरोपीय कंपनियों का क्रम है। पहले पुर्तगाली आए हैं। ठीक है, ये पहले आए हैं 1498 में आए हैं और सबसे लास्ट में गए हैं। ठीक है, तो पहले पुर्तगाली आए हैं आपके। दूसरे नंबर पर आपके डच आए हैं। डच या आप नीदरलैंड का या हॉलैंड का, यहाँ के लोगों को डच कहा जाता था। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आपके अंग्रेज आए हैं, ब्रिटिश आए हैं। चौथे नंबर पर उसके बाद मतलब डेनिश आए हैं, और फिर आपके फ्रांसीसी आए हैं। तो इस क्रम को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बात बताएं हम, जैसे हमने अभी बात की वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है। एक आया आपकी 1498 में, एक आया है आपके 1502 में, एक आया है आपकी 1524 में। जब 1524 में भारत आया वास्को डी गामा, तब इसकी मौत हो गई थी इधर भारत में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की। जिस प्रकार 1498 में वास्को डी गामा आया, उसके बाद कई सारे पुर्तगाली क्या है, भारत आने लगे। ठीक है, भारत आने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो किसको गवर्नर नियुक्त किया था पहली बार। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, कौन, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने शांत जल की नीति भी अपनाई थी। नीले पानी की नीति अगर आपने सुनी हुई, नीले पानी की नीति। ठीक है, मैं पेन से लिख रही हूँ, वो से हाथ से लिख रही हूँ इसको, इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, तो नीले पानी की नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, नीले पानी की नीति अपनाई थी। ये नीति इसने इसलिए अपनाई थी ताकि और जो यूरोपीय है, ठीक है, जो यूरोपीय है वो और मतलब भारत ना आ सके। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारा धन था। ठीक है, बहुत सारे मसाले थे जिनका व्यापार करने ये लोग आए थे। ठीक है, तो इसने इसकी ये नीति थी, इसने इसलिए नीले पानी की नीति या फिर इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है, इसलिए अपनाई ताकि और यूरोपीय भारत ना आ सके, भारत को यूरोपियों से रोका जा सके। इसमें क्या होता था कि ये हिंद महासागर में क्या करते थे, अपनी सेना को छोड़ देते थे। वहाँ से जितने भी लोग भारत आने का प्रयास करते थे तो उनके सैनिक क्या करते थे, उनको उधर ही मार देते थे। इस प्रकार कोई भी भारत नहीं आ पा रहा था। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम अल्बुकर्क की, ये भारत का दूसरा
भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, इसके बाद इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन आने दो। नीले पानी की नीति किस गवर्नर ने अपनाई? तो हमने बताया आपको कि सही आंसर इधर हो जाएगा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने इसकी नीति अपनाई थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है। ठीक है, तो संस्थापक वो होता है जो किसी भी चीज़ को बना दे। जैसे अगर हमने अभी एग्जांपल दिया था आपको मुगलों का, जिस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक उसको अकबर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने उस मुगल वंश को क्या किया, और मतलब विस्तृत किया है, उसका और विकास किया है, अच्छी अच्छी नीतियाँ अपनाई है। ठीक है, अपनी सीमाओं का विस्तार किया है, इसलिए अकबर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मुगल साम्राज्य का। इसी प्रकार पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो कहा जाता है अल्बुकर्क को। किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क के समय आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्बुकर्क के समय जो दक्षिण में शासन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो सही आंसर आ जाएगा तरफ संगम वंश के राजा कृष्णदेव राय उस समय दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये बात हुई क्योंकि क्यों कहा जाता है आपको पहले ये बताना है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इसने पहले क्या किया, 1510 में, कब इसने 1510 में बीजापुर के शासकों से क्या किया इसने, बीजापुर के शासकों से गोवा जीता। ठीक है, 1510 में बीजापुर के शासकों से अल्बुकर्क ने गोवा को जीता। ठीक है, इसने क्या किया, इसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जिस प्रकार जिसको अगर जो पुर्तगाली सैनिक है भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर स्थिरता से ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, रह पाएंगे। ठीक है, ये इसने दिमाग लगाया और क्या किया, इसने सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया। ठीक है, तो इस कारण इसको अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, मेन कारण इसका ये है कि इसने 1510 में बीजापुर के शासकों से गोवा को प्राप्त किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ? स्वाली का युद्ध पूछा जा रहा है आपसे, किनके बीच हुआ। ठीक है, तो पहले तो आपको सन बताने हैं कि कब हुआ, तो 1611 से 12 के बीच में क्या हुआ, स्वाली का युद्ध हुआ। ये अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें बेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डचों के बीच हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, पुर्तगालियों की आपसे पहली फैक्ट्री पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है आपसे? पुर्तगालियों की। तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर कोचीन। क्या हो जाएगा इधर पर? कोचीन हो जाएगा। ठीक है, कोचीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें आप, गोवा को पुर्तगालियों ने कब अपने अधीन किया? तो अभी हमने आपको बताया था कि अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीता। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कब हुई इसकी स्थापना? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। ठीक है, 1602 में हुई। इसका जो इसमें देखो डच ईस्ट, देखो आपसे पुर्तगाली, ठीक है, और ब्रिटिश, इनका ही थोड़ा सा डिटेल पूछा जाता है यूरोपीय कंपनियों में। ठीक है, इसमें बकाया आपकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, आपकी डैनिश है या फ्रांसीसी है, तो इनमें क्या होता है आपका इनमें प्रथम फैक्ट्री पूछी जाती है या फिर मुख्यालय पूछा जाता है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर थी? मसूलीपट्टनम में थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में थी, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी? अभी हमने बताया कि वो कहाँ पर थी, मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पुर्तगाली, अच्छा इधर आपसे देखो, इधर पर आपसे फैक्ट्री की मैंने बता दी, इधर पर एक हट्टा लग दिया है यहाँ पर। जो पुर्तगाली है उनकी कहाँ पर हुई? कोचीन, केरला में। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? मसूलीपट्टनम में लगाई। ठीक है, अंग्रेजों ने लगाई अपनी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। और फ्रांसीसियों ने भी अपनी सूरत में लगाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, और डेनिस ने कहाँ पर लगाई? तमिलनाडु में लगाई थी उन्होंने, ट्रंकेवार में उन्होंने तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पर हुई, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर सूरत। अगला क्वेश्चन देखें आप,
भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था। देखो ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। इधर पूछा जा रहा है आपसे भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था, तो वो था रेड ड्रैगन। कौन था वो, रेड ड्रैगन था, ठीक है। इसको कौन चला रहे थे, कैप्टन लैंकास्टर इनको चला रहे थे। 1602 में आया था। लेकिन एक क्या हुआ था, एक अंडमान होते हुए अपने अंडमान मतलब कि ये भारत प्रॉपर भारत नहीं आया था ये, ठीक है, या व्यापार करने नहीं आया था ये अंडमान होते हुए कहाँ चला गया था, इंडोनेशिया चला गया था, ठीक है। इंडोनेशिया चला गया था ये, ठीक है, इंडोनेशिया चला गया था ये, मतलब प्रॉपर भारत में नहीं आया है रेड ड्रैगन। आपसे अगर पूछा जाए भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा है, आप रेड ड्रैगन बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत आने वाला व्यापारिक जहाज कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, हेक्टर, हेक्टर बताएंगे। जहाज का नाम कौन चला रहा था उसको, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस चला रहे थे, ठीक है। कब आया था ये, 1608 में आया था। कहाँ पर आया था ये, सूरत में आया था, ठीक है। उस समय सूरत में शासन किसका था, सूरत कहाँ पर आता है, गुजरात में आता है, ठीक है। उस समय शासन वहाँ पर मुगल साम्राज्य शाहजहाँ का था, ठीक है, सॉरी जहांगीर का था। किसका शासन था आपका, जहांगीर का, जहांगीर का शासन सूरत में था। एक कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है। किसके दरबार में पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी। जो अभी मैंने आपको बताया, जो कैप्टन हॉकिंस है ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है। लेकिन किस लिए पहुंचा था ये, वहाँ से उनसे कहा कि उनसे कहते हैं कि उनसे पहली मतलब अपनी फैक्ट्री लगाने की सूरत में उसने क्या किया था, मांग की थी, ठीक है। इसके लिए वो पहुंचा था कि जहांगीर से कि भाई हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने दो, ठीक है, सूरत में हमें फैक्ट्री लगाने दो। लेकिन इसने जहांगीर ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है, मना कर दिया था। किसको, हेक्टर किसको कर दिया था मना, कैप्टन हॉकिंस को मना कर दिया था कि भाई हम तुमको सूरत में फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, ठीक है। लेकिन जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने सोचा कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कैप्टन हॉकिंस को उसको बुरा ना लग जाए, तो उसने क्या किया था, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि से इसे सम्मानित किया था, ठीक है। और 400 का इसने मनसब दिया था। क्या दिया था इसने, 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब दिया था, ठीक है। मनसब, मनसब एक प्रकार की रैंक होती है, ठीक है। तो 400 का मनसब दिया था किसको, विलियम हॉकिंस को, ठीक है। इसके बाद जब वो थॉमस रो आता है, कहाँ पर, इसके जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आता है, तो ये फिर 1615 में इसको क्या कर देता है, फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है सवाली युद्ध के बाद, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर पौंडीचेरी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। क्या पुर्तगालों की फैक्ट्री सूरत में लगी थी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ पर लगी थी, आपको बताना है। क्या डच की फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगी थी, क्या डचों की फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगी थी, और क्या अंग्रेजों की फैक्ट्री पुदुचेरी में लगी थी, बताएं, या फिर फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री थी या गोवा में थी। सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इधर पर, ऑप्शन बी हो जाएगा इधर पे। डचों की जो फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में लगी थी, ए सही है, ठीक है। बकाया अंग्रेजों के पांडिचेरी में नहीं थी, ये तो इनकी कहाँ पर थी, इनकी सूरत में थी, इनकी सूरत में थी, ठीक है। पुर्तगालियों की कहाँ पर थी, इनकी कोचीन में थी, कोचीन में थी इनकी, ठीक है। और फ्रांसीसियों की कहाँ पर थी, इनकी भी सूरत में थी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, तो कितने हुए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 हुए हैं, 4 हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो मैसूर वंश के जो संस्थापक हैं हम, तो हैदर अली थे, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ है, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान है ये कौन है, हैदर अली के पुत्र हैं, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि क्या थी, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी इधर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर मद्रास की संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर मैंगलोर की संधि 1784 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंगलोर की संधि किसके समय हुई, तो सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है।
सही आंसर हो जाएगा तेरे पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस तृतीय वैश्विक युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय आंग्ल वैश्विक युद्ध की अवधि क्या थी? सही आंसर हो जाएगा 1789 से 92। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल वैश्विक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? सही हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चतुर्थ आंग्ल वैश्विक युद्ध कब हुआ? तो ये होगा 1799 में। इस युद्ध में क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल वैश्विक युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चतुर्थ आंग्ल वैश्विक युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा इधर पर बेलेस्ली। बेलेस्ली सही आंसर इसका हो जाएगा। बेलेस्ली कहाँ है? बेलेस्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, टीपू सुल्तान किस विदेशी शक्ति से मित्रता चाहता था? ठीक है, तो इसको किसका सपोर्ट था? इसको फ्रांस का सपोर्ट था। ठीक है, फ्रांस जो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका सपोर्ट था इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, महाराजा रणजीत सिंह को किस उपाधि से जाना जाता है? महाराणा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह सही आंसर हो जाएगा इधर पर। किस से जाना जाता है इनको? शेर पंजाब। शेर पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अमृतसर की संधि किन के बीच हुई? अमृतसर की संधि आपसे पूछी जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच क्या हुई? अमृतसर की संधि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब समाप्त हुआ? अब आंग्ल 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 अगर देखो इधर आंग्ल आ रहा है, इसका मतलब ये अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों और सिक्कों के युद्ध कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी 1845 टू 1846। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग इस समय क्या था? गवर्नर जनरल था जब आंग्ल सिख युद्ध हो रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, अंतिम सिख शासक कौन था? सिख शासक पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दलीप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सिख धर्म, आपसे देखो सिख धर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछी जाती है, एडीक्यूटी पूछती है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी बी उसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए इधर देखो, मैंने पूरे 10 सिख गुरुओं की क्या कर दिया, आपको नाम लिख दिए हैं इधर पर। नानक देव जी प्रथम से गुरु है, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। ठीक है, हरगोविंद, हर राय, हर कृष्ण, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या है? सिख धर्म के गुरु हैं। ठीक है, अब कभी कभी लगता है कि कैसे हम इसको याद करें। ठीक है, मतलब हम याद कर लेते हैं लेकिन हमको ये भूल जाता है, तो हम कैसे याद करें इसको? थोड़ा सा आप देख लेते हैं। नाना अंगद अमर हो गया, क्या आपको पहले 3 तो ऐसे करने हैं। कैसे करने हैं आपको? एक मिनट, ऐसे करने हैं आपको, एक मिनट। नाना अंगद अमर हो गया, क्या है? नाना अंगद अमर हो गया। देखो नाना, देखो इधर से देखते हैं हम, नाना अंगद अमर हो गया, नाना अंगद अमर हो गया, ऐसे हम कहते हैं नाना अंगद अमर हो गया। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं, रामदास कह रहा है ऐसा। कौन कह रहा है ऐसा? रामदास कह रहा है ऐसा। नाना अंगद अमर हो गया, ऐसा कौन कह रहा है? रामदास हो गया। तो नाना से नानक हो जाएगा, अंगद से अंगद हो जाएगा, अमर से अमरदास हो जाएगा और राम से रामदास हो जाएगा। आप जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उधर फिर से दोहराइए आप, नाना अंगद अमर हो गया, ऐसा कौन कह रहा है? रामदास कह रहा है। नाना अंगद अमर हो गया, ऐसा कौन कह रहा है? रामदास कह रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु है सिख धर्म की, तो हम इसको कैसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं? अब देखो अर्जुन के कितने भाई थे? महाभारत देखिए आपने, महाभारत पढ़ी, अर्जुन के कितने भाई थे? ठीक है, तो कितने भाई थे? 5 भाई थे। पांडव कहा जाता था जिनको। कितने भाई थे? 5 भाई थे। इसलिए आप गुरु अर्जुन जब भी आए तो आपको सोचना है कि 5 भाई थे, तो ये 5वें सिख गुरु हैं। ठीक है, 5वें सिख गुरु हैं, तो आपको ऐसे इस प्रकार से 5 सिख गुरुओं के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? नाना अंगद अमर हो गया, नाना अंगद अमर हो गया, ऐसा कौन कह रहा है? रामदास कह रहा है। ठीक है, और अर्जुन देव इनके कितने कितने भाई हैं? तो 5 भाई हैं, तो अर्जुन देव भी 5वें सिख गुरु हैं। इसके बाद आपको देखो हरगोविंद और हर राय, हर कृष्ण, तेग बहादुर, गोविंद सिंह, इनको याद रखना होगा। ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरुमुखी लिपि को विकसित या प्रचारित किस गुरु ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन देखिए, लंगर व्यवस्था को संस्थागत रूप किस गुरु ने दिया है? ठीक है, लंगर व्यवस्था जो चलती है सिख धर्म में,
उसको किसने एस्टेब्लिश किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना किस गुरु ने की है? ये पंजाब में पड़ता है, किस गुरु ने की है? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए, गुरु रामदास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको क्या हुआ था? गुरु अर्जुन देव से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो जहांगीर है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को क्या करवा दिया था? उनकी हत्या करवा दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अर्जुन देव। अर्जुन देव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुगल शासक, देखो क्वेश्चन आ भी गया है, मुगल शासक जहांगीर के समय शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से नंबर के गुरु है? तो ये 5वें नंबर के गुरु है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर 9वें के हैं। ठीक है, और गुरु गुरु गोविंद सिंह के 10वें के हैं। ठीक है, तो 10वें देखो, ये 10वें अंतिम भी है। ठीक है, अंतिम भी है। तो जहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों मिल जाए, जहाँ पर गुरु भी मिल जाए और गोविंद भी मिल जाए, गोविंद मतलब भगवान भी मिल जाए, तो क्या होता है? वो जीवन का क्या होता है? अंतिम चरण होता है। तो गुरु गोविंद सिंह से आप ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ये अंतिम सिख गुरु हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, सिखों के 9वें गुरु कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। ठीक है, तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की है? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखें आप, गुरु गोविंद सिंह ने किसे सिखों का अंतिम गुरु घोषित किया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करें। इसके बाद देखें आप, गुरु हरकृष्ण किस आयु में गुरु बने? जो गुरु हरकृष्ण है वो किस आयु में गुरु बने? तो ये बहुत ही छोटी सी आयु में, मतलब लगभग उनकी आयु 7 वर्ष की थी, तभी सिख के गुरु बन गए। ठीक है, इसके बाद देखें आप, भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब आपके इधर पर गवर्नर जनरल, वायसराय ए आ गए हैं, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, इसको आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? ठीक है, तो सही कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 का। ठीक है, 1773 का। ठीक है, इसके समय में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना होती है वो क्या होती है? ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसको क्या किया, जिस पर क्या महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो आपका वॉरेन हेस्टिंग ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को न्यायिक सुधार किए और कॉर्नवालिस कॉड लागू किए? ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने न्यायिक सुधार किए? तो सही आंसर इधर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर आपका कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सहायक संधि की नीति किसने चलाई? तो सहायक संधि की नीति चलाई है आपका, किसने चलाई है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई है। सहायक संधि किसने चलाई है? लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई है। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें देखो सहायक संधि जो क्षेत्र या फिर जो शासक सहायक संधि पर साइन करते थे उनको क्या करना पड़ता था, इसके प्रावधान क्या है? ठीक है, तो इसमें था कि ब्रिटिश सेना भारतीय राजाओं के लिए सुरक्षा के लिए होगी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश जो सेना है वो भारतीय शासकों को एक सेना प्रोवाइड कराएगी। जब आपको युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता होगी तो वो सहायक संधि के तहत जो अंग्रेज हैं वो आपको सेना प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक पहले आपका ए रहता था। ठीक है, दूसरा जो मेन रहता था वो था, अगर आप विदेशी मामले अगर कर रहे हैं, ठीक है, विदेशी मामलों जैसे विदेश से व्यापार करना या फिर उनसे युद्ध करना, इनके लिए आपको ब्रिटिशों से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? ब्रिटिशों से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये भी किसका? सहायक संधि का प्रावधान था। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट है तीसरा, वो ये था कि यूरोपियों को नौकरी पर रखने के लिए, मतलब जैसे और अदर यूरोपीय हैं जैसे पुर्तगाली हो गए, ठीक है, डच हो गए, आपके डैनिश हो गए, इन लोगों को अगर आप नौकरी पर रखते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिशों से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रिटिशों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और अपने राज दरबार में किसको? एक क्या रेजिडेंट रखना होता था। ठीक है, रेजिडेंट मतलब एक ब्रिटिश अधिकारी रखना होता था जो आप
कार्य करते हुए उस पर नज़र रखता था, ठीक है। तो एक सहायक संधि एक एक अगर जो अपना लेता था तो एक तरह से वो ब्रिटिशों का क्या हो जाता था, गुलाम बन जाता था, ठीक है। ये कुछ सहायक संधि के प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए हैं। और एक बात बता दूं, सहायक संधि के जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रांसीसी डुप्ले को कहा जाता है। किसको? सहायक संधि का जो जनक कहा जाता है या आविष्कार जिसने किया है तो वो है फ्रेंच डुप्ले। कौन है? डुप्ले। डुप्ले को कहा जाता है। सबसे पहले सहायक संधि ये डुप्ले ही भारत में लाया था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेलेजी ने क्या किया, इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े, ठीक है। लॉर्ड वेलेजी ने और थोड़े से और उसमें प्रावधान जोड़े बस है। लेकिन अगर सहायक संधि का अगर वैसे आपसे जनक पूछा जाए या फिर आविष्कारक पूछा जाए तो आपको डुप्ले ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सही सुलिमित है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त क्या है? लॉर्ड वेलेजी ने किया है, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडार युद्ध, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स। तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा? सही सुमिलित पूछा जा रहा है तो लॉर्ड हेस्टिंग पिंडार युद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ था, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या सहायक संधि चलाई थी? तो सही कैसा है? गलत है, ठीक है। सहायक संधि अभी मैंने आपको बताया कि वेलेजी ने चलाई थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? सही आंसर हो जाएगा इधर पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 1829 में सती प्रथा को इसने क्या किया? समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला मैकाले का मिनट किसके समय आया है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर बेंटिंग ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस राज्य का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के अंतर्गत नहीं हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा अवध। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको क्या कर लिया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य में विलुप्त कर लिया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस राज्य का विलय? ये हो गया है। इसके बाद देखिए आप, रेल, डाक और टेलीग्राफ का विस्तार मुख्यतः किसके समय में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर डलहौजी। डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर पर? डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत का इसको डलहौजी को रेलवे का भारत में जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली। इसके बाद देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? तो कैनिंग भी इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन किस अधिनियम से हुआ? तो जब जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद क्या आया था? एक भारत सरकार अधिनियम और 1858 का एक एक्ट आया था जिसमें क्या किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था और जो भारत का शासन था वो सीधी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, निम्न में से कौन सा अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी शक्ति देता है? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीयों को प्रशासन में स्थान दिया, कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखा। आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। केवल एक ही सही है कथनों में से, केवल दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, दोनों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस गवर्नर जनरल ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को बढ़ावा दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ड्रॉकन ऑफ लैम्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? ड्रॉकन ऑफ लैम्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय राज्यों का विलय इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसको सीधे कहें हड़प नीति कहा जाता है और किसने लगाई थी इसको? डलहौजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस गवर्नर जनरल के समय पहला अफगान युद्ध हुआ? तो ऑकलैंड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कर लें तो इसमें किसी प्रकार की हानि भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा कार्य हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है?
कि पिंडारियों का युद्ध, मराठा शक्ति का अंत, सहायक संधि या सर्वोच्चता की नीति। सही आंसर हो जाएगा सहायक संधि। सहायक संधि इसने नहीं चलाई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न युग्मों पर विचार करें। तो आपको इधर बताना है गवर्नर जनरल और उनके सुधार। ठीक है, कॉर्नवालिस ने पुलिस से सुधार किए हैं, बेंटिंग ने क्या सामाजिक सुधार किए हैं, डलहौजी ने क्या आर्थिक विस्तार किया है। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है इधर पर ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस वायसराय ने 1857 के बाद उदार नीति अपनाई। ठीक है, उदार नीति किसने अपनाई। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए, कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इधर पर आपको MCQ करा रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैम थोड़ी थ्योरी भी करा दीजिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता अच्छे से, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी थ्योरी के साथ और विथ MCQ। ओके, इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर इसका डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्स रेलवे और टेलीग्राफ, यह संयोजन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर डलहौजी। डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न कथनों पर विचार करें। वायसराय ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, गवर्नर जनरल कंपनी का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है, तो प्रतिनिधि होता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, दोनों ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखें आप, कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। बेंटिंग समाज सुधारक गवर्नर जनरल थे, क्या ये बात सही है। तो काफ़ी हद तक तो सही है। ठीक है, डलहौजी विस्तारवादी था, सही है। ठीक है, कॉर्नवालिस भारतीयकरण के समर्थक थे। कैनिंग 1857 के समय वायसराय थे, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, 1857 की क्रांति, उसके प्रमुख केंद्र, भारतीय नेता, ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने क्रांति को दबाया। इधर पर मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आई हूँ। इधर पहले आप देख लें, इधर से आपकी क्या शुरू हो जाती है, 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें मेरठ की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया है मेरठ में। तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर की थी, लेकिन शुरुआत मेरठ से हुई। ठीक है, जैसे क्या 1857 की तात्कालिक 57 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, वो थे आपके गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस, जिनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो उधर पर मंगल पांडे ने इसको खोलने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या हुआ था, मंगल पांडे को इसके लिए उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को गोली भी मार दी थी, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी भी हुई। ठीक है, और जब उनको फांसी हुई तब इसका जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, वहाँ के बाद से वो मेरठ में शुरू हो गई। मेरठ में पैदल टुकड़ी ने इसका क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। पैदल टुकड़ी ने मेरठ में 1857 की क्रांति की घोषणा कर दी। ठीक है, तो मेरठ में सिपाही थे, मंगल पांडे की घटना बैरकपुर की थी, लेकिन शुरुआत मेरठ से हुई। तो 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, जनरल हैवलॉक थे और जनरल विल्सन थे। ठीक है, क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली ब्रिटिश अधिकारी से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश अधिकारी से यहाँ पर तात्पर्य दमनकारी ब्रिटिश अधिकारी से है, जिन्होंने वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या किया, ब्रिटिश उस क्षेत्र में क्रांति को दबाने का प्रयास किया। तो दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, और बख्त खां, ये दिल्ली में क्या 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने दिल्ली में इसको दबाने का प्रयास किया 1857 की क्रांति को, वो थे जनरल आर्चडेल विल्सन और निकल्सन इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद
जो इसका परिणाम निकला वो क्या था, सितंबर 1857 में दिल्ली पुनः ब्रिटिशों के कब्जे में चली गई और बहादुर शाह जफर को कहाँ पर भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कानपुर में भारतीय नायक कौन थे, नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में प्रतिनिधित्व किया। इसको दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, वो था कॉलिन कैंपबेल इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद परिणाम क्या निकला, तो कठोर दमन हुआ और नाना साहब नेपाल भागे, मतलब नाना साहब को नेपाल में छिपना पड़ा। इसके बाद झांसी की बात करें तो झांसी में भारतीय नायक थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी था सर ह्यूरोज। ठीक है, ह्यूरोज ब्रिटिश अधिकारी था और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के से और उनके बारे में क्या कहा था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि इतने सैनिकों में सिर्फ एक ही मर्द थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने मर्द कहा था कि क्योंकि उनकी वीरता से वो क्या था, प्रभावित था। ठीक है, इसके बाद देखें परिणाम क्या रखा, झांसी पर कब्जा हो गया था, रानी को वीरगति ग्वालियर में प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखें, लखनऊ में अगर हम बात करें तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, सर कैंपबेल थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति का लखनऊ में दमन किया। ठीक है, परिणाम क्या निकला कि अवध में क्रांति कठोर दमन से दबाई गई। ठीक है, तो हमें इधर पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है भारतीय नायक और ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, क्योंकि एडीक्यूटी पूछ रहा है। ठीक है, या फिर टीसीएस भी रहता था तो वो भी पूछता था कि भैया लखनऊ में भारतीय नायक कौन थे, तो बेगम हजरत महल हम इसका सही आंसर लगा कर आएंगे। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी में अगर हम बात करें तो लखनऊ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 की क्रांति को दबाया है, तो सर कैम्पबेल हमारा सही आंसर होता। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। 1857 की क्रांति का मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ ये सारी चीज़ें करवाई हैं कि आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ याद हो जाएगा कि लखनऊ में भारतीय नायक कौन है, ब्रिटिश अधिकारी कौन है, ये मैंने ट्रिक के साथ करवाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखें आप फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी थे आपके अफसर हेनली माइल्स और परिणाम क्या निकला, मौलवी अहमदुल्ला शाह को वीरगति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बरेली में जो भारतीय नेतृत्व कर रहे थे वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी जिसने दमन किया 1857 की क्रांति को वो था सर कैंपबेल। ठीक है, और परिणाम क्या निकला, रोहिलखंड क्षेत्र में विद्रोह दबा दिया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जगदीशपुर बिहार में वहाँ पर भारतीय नायक कौन थे, वीर कुंवर सिंह इसका सही आंसर है। और ब्रिटिश अधिकारी था टेलर, कौन था, टेलर। और परिणाम क्या निकला, कुंवर सिंह ने कई लड़ाइयाँ तो जीती लेकिन बाद में उनको क्या हो गई थी, वीरगति प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन इलाहाबाद की अगर हम बात करें, इलाहाबाद में भारतीय नायक आपके सिपाही नेतृत्व थे, मतलब सिपाही वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिश अधिकारी वहाँ का नील था जिसने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद नील ने अत्यंत क्रूरता से विद्रोह कुचला, ये वहाँ का क्या निकला, परिणाम निकला। ठीक है, हम सीधे से कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति क्या नहीं हुई थी, सफल नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद बनारस की बात करें तो बनारस में वहाँ के स्थानीय जो साधु संत थे और जो सिपाही थे, ठीक है, वो वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति का। ठीक है, और ब्रिटिश अधिकारी कौन था, नील ही था। ठीक है, और प्रारंभिक चरण में ही विद्रोह दमन कर लिया गया था बनारस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, तो हमने बात की थी मेरठ से शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखें आप, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो हमने बताया कि गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस थे जिनको मुंह से खोलना पड़ता था, वहाँ की एक क्या था, वहाँ का तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको फिर रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आरसी मंजूमदार ने क्या कहा, इसको सैन्य विद्रोह कहा। अगला क्वेश्चन देखो 1857 की क्रांति से जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस बनती है वो है आपका कि किसने क्या कहा, तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, एक किसने कहा, तो एक कहा था आपका बीडी सावरकर ने। ठीक है, बीडी सावरकर ने कहा। ठीक है, और जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। 1857 की क्रांति की ये कुछ टिप्पणियां हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टी आर होम्स ने कहा यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है।
किसने कहा है ऐसा? टी.आर. होम्स ने कहा, ठीक है। E.R. रीच ने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा किसने कहा? E.R. रीच ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो अभी हमने पढ़ा किसने कहा? सावरकर ने कहा, ठीक है, बी.डी. सावरकर ने कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर आपका कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का गुप्त हथियार क्या था? तो रेल, टेलीग्राफ, मशीन गन या बारूद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 की क्रांति में सबसे जो वृद्ध नेता थी वो थे आपके कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जिन्होंने बिहार में नेतृत्व किया क्रांति का। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया? तो अभी हमने पढ़ा कि 1858 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, और जो भारत का शासन है वो कहाँ पर? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखें आप, 1857 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो नेतृत्व की कमी, हथियारों की कमी, सहयोग का अभाव, ये सभी इसकी असफलता के कारण थे। अगला क्वेश्चन देखें आप, 1857 में निर्दोष हिंदू और मुसलमानों पर चर्बी वाले कारतूस की अफवाह किसने फैलाई? आंसर क्या हो जाएगा आपका इधर पर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों ने। वहाँ कोई ये अफवाह नहीं थी, ठीक है, ये अफवाह नहीं थी, ये वास्तविकता थी कि कारतूसों को चर्बी वाले कारतूस ही थे, ठीक है, तो ये अफवाह नहीं थी, ठीक है, तो सही आंसर आपका इधर पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, अंग्रेजी राज का अंत यह नारा किसने दिया? अंग्रेजी राज का अंत यह नारा दिया आपके ऑप्शन बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह द्वितीय का है या बहादुर शाह जफर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 में लखनऊ की प्रमुख भूमिका किसने निभाई? ठीक है, तो लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थे, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखें, तात्या टोपे कहाँ पकड़े गए? तात्या टोपे पकड़े गए शिवपुरी में, ठीक है, तात्या टोपे शिवपुरी में पकड़े गए, उनके मित्र ने ही उनको क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था, ठीक है। इसके बाद देखें आप, 1857 का विद्रोह किस नदी के किनारे सबसे अधिक फैला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 की क्रांति में कौन सा वर्ग शामिल नहीं हुआ? तो आधुनिक शिक्षित वर्ग है एक क्या हुआ? शामिल नहीं हुआ 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने दबाया? तो सही आंसर हो जाएगा उधर पर ऑप्शन बी, कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा उधर पर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा प्रदेश 1857 में सबसे कम प्रभावित था? मतलब आपसे इधर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रदेश था, ठीक है, यह क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से कम प्रभावित था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेजों की मदद की? ठीक है, तो क्या थे भैया? सिख, मराठा, गोरखा, ये सारे ही सभी थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, 18 में किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ग्वालियर के सिंधियों ने। मतलब 1857 की क्रांति में 1857 में किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर की सिंधिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विद्रोह की असफलता का अंतिम परिणाम क्या हुआ? ठीक है, विद्रोह की असफलता का अंतिम परिणाम ये हुआ कि कंपनी को भंग कर दिया गया। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसके जस्ट बाद क्या 1858 में एक एक्ट अधिनियम लाया गया जिसके तहत कंपनी को भंग कर दिया गया, और जो भारतीय शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 की क्रांति का अंतिम केंद्र कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 के विद्रोह में अवध के नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो रामचंद्र पाटिल इनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 के विद्रोह में बंगाल सेना के कारतूसों में कौन सी चर्बी मिली थी? तो हमने बताया आपको कि गाय और सुअर की, ठीक है, गाय और सुअर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किस शहर पर सबसे पहले पुनः कब्जा किया? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका,
1857 में बंगाल फौज के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर सबसे पहले हमला हुआ? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो अभी हमने आपको बताया कि उनको कमियाम्बा रंगून में भेज दिया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के बुर्ज खलीफा मतलब मुगल महल में शासन किसने किया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों के हथियार कौन सा था? ठीक है, तो ये भारतीय सैनिकों के सभी हथियार थे। ठीक है, सभी हथियार थे, तलवार, बंदूक भी, तोप भी और राइफल भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों ने विद्रोही सैनिकों पर क्या कार्रवाई की? तो भैया उनको फांसी भी दी गई। देखो भैया, कुछ लोगों को फांसी दी गई, कुछ लोगों को कैद किया गया और कुछ लोगों को क्या करी, संपत्ति जब्त कर ली गई। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कारतूस विवाद का कारण क्या था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बंगाल फौज के विद्रोह का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा सभी पर पड़ा है। ब्रिटिश शासन पर भी, नवाबों की सत्ता पर भी, किसानों पर भी और सभी पर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह में आखिरी महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इधर पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 1915 में आए। इसके बाद जैसे ही वो 1915 में भारत आया, 1917 में उन्होंने कौन सा सत्याग्रह कर दिया था? ठीक है, तो खेड़ा या चंपारण, खेड़ा या चंपारण कौन सा था? आपको ये कमेंट में बताना है। 1918 में कौन सा था ये भी आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चला दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चला दिया था। इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में चलाया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, किसने दी थी महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। तो किसने दी थी उनको उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा तरफ चंपारण आंदोलन उनका सही आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। ठीक है, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, और असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अहमदाबाद जो मिल है ये भी आपका 1918 में ही हुआ है। ठीक है, 1918 में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा आपका नील की खेती। अगला क्वेश्चन देखिए आप। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया? क्योंकि क्या हो गया था, चोरी चोरा कांड हो गया था 1922 में। ठीक है, 1922 में। इस कारण उन्होंने क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आपका दांडी मार्च से। अगला क्वेश्चन देखिए। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? तो 320 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 320 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। इसका 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो पहले आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन है वो 3 हुए हैं। कितने हुए? 3 हुए। एक कब हुआ है? एक 1930 में हुआ। ठीक है, एक आपका 31 में हुआ। ठीक है, और एक आपका 32 में हुआ। कब हुआ? एक आपका 32 में हुआ। ठीक है, 1930, 31, 32। 1930 में आपका पहला हुआ। 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? भारतीय नेता एक थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ उसमें गांधी जी ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माय एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, हिंद स्वराज भी गांधी जी ने ही लिखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी है? तो सही आंसर आपको 1909 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने शुरू नहीं किया है? कौन सा आंदोलन गांधी जी ने शुरू नहीं किया है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया है। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में उन्होंने शुरू किया है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन उन्होंने शुरू नहीं किया है, गांधी जी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, जमनालाल बजाज कौन थे? जमनालाल बजाज आपको बताना है गांधी जी के 5वें पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन थे? गांधी जी के 5वें पुत्र से जाना जाता है किसको? जमनालाल बजाज को। ठीक है, और देश बंधु चित्तरंजन दास किनके गुरु थे? किनके राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इसके बाद एम सी रनाडे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, आपको याद रखना है। ठीक है, जमनालाल बजाज हो गए गांधी जी के 5वें पुत्र, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए गांधी जी के राजनीतिक गुरु, देश बंधु चित्तरंजन दास हो गए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, और एमसी रनाडे है वो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? हमने आपको बताया कि बाबा साहब इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत भारतीयों के लिए इंडिया फॉर इंडियन, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सही आंसर हो जाएगा इधर पर, किसने दी? बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? देखो ये माइकल ओ डायर वही डायर है जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैठे लोग जो सभा कर रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के निर्देश दिए थे, ये वही डायर है। ठीक है, और इसकी जो हत्या की है वो की है ऊधम सिंह ने। ठीक है, इसी किसके परिणाम स्वरूप की है? जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसी का बदला ऊधम सिंह ने इसको मारकर लिया है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऊधम सिंह हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो अभी बताया हमने 13 अप्रैल 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, कांग्रेस के लोग पदों की भूखे राजनीतिज्ञ है, यह किसने कहा? ठीक है, कांग्रेस के लोग हैं यह पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, एक किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या है, कुछ जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब कांग्रेस पर कई लोगों ने टिप्पणियां की हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो वही बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। अगर हम विपिन चंद्र पाल की बात करें, इन्होंने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्या है? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ठीक है, अरविंद घोष की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा? अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। क्या किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। और करजन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसको क्या करूं, शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा है? करजन ने कहा है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गिफ्ट टू मोनेथिस्ट किसने लिखा है? ठीक है, एकेश्वरवादी को उपहार। ठीक है, तो किसने लिखा है? सही आंसर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। आपको कमेंट में बताना है कि ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र ने क्या लिखी है? नील दर्पण पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब हुई? कब हुई इनको फांसी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इधर पर, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
इधर आपके अधिवेशन आ गए हैं, प्रमुख अधिवेशन। तो 1885 में बम्बई में देखो ये जो जो मैंने आपको इधर पर मोस्ट अधिवेशन बताए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले अधिवेशन की हम बात करें तो वो 1885 में हुआ है, बम्बई में हुआ है। इसमें व्योमचंद्र ने जो है वो अध्यक्षता की थी और 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था, ठीक है। 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरू जी ने किया है। 1887 में आपका मद्रास में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। इसमें एक क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, एक क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 की बात करें तो इलाहाबाद में हुई थी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूल बने थे। इसके बाद 1896 का इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। इसके बाद 1906 की बात करें तो 1906 में अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नेहरू जी ने की थी। उसमें क्या हुआ था, पहली बार स्वराज्य शब्द का यूज हुआ था, ठीक है। इसके बाद सूरत में हुआ था, सूरत का इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। 1911 की बात करें तो ये भी कलकत्ता में हुआ था, बेस नारायण धन ने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था, जनगण मन पहली बार गाया गया था। 1916 का अगर हम बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था, ठीक है। और अंबुकाचरण मजूमदार ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। 1917 में इरविन बेसेंट थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। पहली अगर आपसे अगर भारतीय पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका वो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन से आपको याद रखने हैं। 1917 में एनी बेसेंट ने की थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी ने की थी। ये एकमात्र ऐसा मतलब अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो बेलगाम में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगर कानपुर में तो सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी पहली, ठीक है, कानपुर में। और ये पहली गवर्नर भी थी, कहाँ की, यूपी की पहली गवर्नर भी थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1937 में हुआ था फैजपुर, ठीक है। फैजपुर में हुआ था, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, गांव में प्रथम अधिवेशन था, ठीक है। ये कुछ अधिवेशन बनते हैं आपके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट अधिवेशन करा दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। अधिवेशन के स्थान की ट्रैक आपके है बकमई बकना बिल्कुल आपको स्थान याद हो जाएंगे, बकमई बकना से, ठीक है। जैसे बा से बम्बई हो जाएगा, का से कलकत्ता हो जाएगा, मा से मद्रास हो जाएगा, ई से इलाहाबाद, बा से बम्बई, का से कलकत्ता, ना से नागपुर। बक मई बक ना, ये बिल्कुल 7 अधिवेशन के स्थान आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल ट्रैक के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधी बात नहीं। ये गांधी जी ने कहा था आपके कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सही आंसर आपका कराची अधिवेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कांग्रेस का पुनर्मिलन किस अधिवेशन में हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबेडकर मजूमदार ने जिसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लखनऊ अधिवेशन में कौन सा समझौता हुआ था, ठीक है। लखनऊ तो आपसे क्या हुआ था, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। सही आंसर आपका जेपी कृपलानी हो जाएगा, जेपी कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम प्लासी के युद्ध को एक नज़र प्लासी के युद्ध पर डाल लेते हैं। प्लासी का युद्ध पहले ही तो बात कब हुआ, तो कब हुआ ये 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किन के बीच हुआ, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, ठीक है। कारण क्या रहा है, युद्ध का कारण क्या रहा है, तो दस्तकों का दुरुपयोग होता था, ठीक है। दस्तकों के दुरुपयोग से मतलब ये है कि जब क्या करते थे, ये दस्तक दिखाते थे, ठीक है। दस्तक एक प्रकार से ऐसा मान लो कुछ चिन्ह चिन्ह सा मान सकते हैं आप। तो दस्तक ये लोग दिखाते थे जब बॉर्डर इनका सामान इस बॉर्डर से उस पार जाना होता था, ठीक है। तो क्या करते थे ये लोग, दस्तक जो वहाँ के क्षेत्र के शासक रहते थे वो उनको क्या प्रोवाइड करा देते थे, दस्तक प्रोवाइड करा देते थे, मतलब एक चिन्ह प्रोवाइड करा देते थे, जिससे ये रहता था कि अगर आप बॉर्डर के उस पार जाना चाहे, ठीक है, आपने सामान को उस पार ले जाना चाहते हैं तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा, आप बस ये दस्तक दिखा दीजिएगा। तो
ये तो ठीक था, लेकिन दस्तकों का ये लोग क्या करते थे, दुरुपयोग करते थे, मतलब अपने निजी व्यापार के लिए दस्तकों का दुरुपयोग करते थे। ठीक है, जो सामान जितना उनको कहा जाए कि भाई इतना ही सामान के लिए आपको दस्तकों का यूज़ करना है, ठीक है, तो वो अपना निजी सामान भी वहाँ पर क्या कर देते थे, उसी में शामिल कर लेते थे। ठीक है, तो दस्तकों का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था। तो इस एक कारण ये था आपके 1757 के प्लासी युद्ध का। ठीक है, इसके बाद बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की एक दरबारी राजा कृष्ण बल्लभ को शरण देना। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, ये था गद्दार, किसका, ये था भैया सिराजुद्दौला का गद्दार। कौन, कृष्ण बल्लभ, कृष्ण बल्लभ था गद्दार। ठीक है, तो कौन था, कृष्ण बल्लभ था गद्दार। तो इसने क्या कर, जैसे ही इसको दरबार से निकाला तो अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया, इसको शरण दे दी, अंग्रेजों ने इसको शरण दे दी। तो इसको एक बात का इसका गुस्सा था कि भैया तुमने इसको शरण कैसे दे दी। दूसरा था फोर्ट विलियम की किलेबंदी, भैया तुम व्यापार करने आए हो, व्यापार करो, लेकिन इधर इतने बड़े बड़े किले बनाने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, दूसरा था घसीटी बेगम को सपोर्ट करना। घसीटी बेगम जो थी वो सुजाउद्दौला की कौन थी, मौसी थी। कौन थी, मौसी थी, और ये चाहती थी कि राजगद्दी पर हम बैठे। कौन, घसीटी बेगम। ठीक है, तो इनसे इनकी तगड़ी दुश्मनी थी, किसकी, सुजाउद्दौला की और घसीटी बेगम की तगड़ी क्या थी, दुश्मनी थी। इसी में क्या किया अंग्रेजों ने, घसीटी बेगम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सुजाउद्दौला एक तो इससे गुस्सा था। ठीक है, तो यही 3-4 कारण है मेजर जो 1757 की क्रांति की 1757 की प्लासी युद्ध की कारण बने। ठीक है, इसके बाद परिणाम क्या निकला, तो परिणाम अंग्रेजों की जीत निकली। इसमें सुजाउद्दौला की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। हार का कारण क्या था, सेनापति जो सुजाउद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो क्या हुआ, अंग्रेजों से जा मिला। जब सेनापति ही वही अंग्रेजों से जा मिलेगा, ठीक है, तो भैया लड़ाई कौन करेगा। तो इसकी हार का कारण यही था कि सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला। इसके बाद आपकी क्लास ख़त्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ, अगर आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि थ्योरी में कराए जाएँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। थ्योरी में करा देंगे, जहाँ तक होगा मैं आपको टेक्स्ट से भी करा दूँगी ताकि आपको भूले नहीं। तो आप लोग कमेंट